गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो काम के कारण लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न दिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे 3-4 प्रश्न और बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला प्रश्न बनता है, काम के कारण लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया है कामाग्नि, विरहाग्नि और दावाग्नि। तो इसका सही उत्तर होगा काम के कारण जो आग लगती है उसे कामाग्नि। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि इससे 2-4 प्रश्न और इंपॉर्टेंट आते हैं, उनको देख लिया जाए कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न आपका आता है कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है समुद्र में, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग। एक प्रश्न आता है पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। ठीक है, और एक प्रश्न आता है विरह के कारण लगने वाली आग, विरह। तो विरह के कारण जो आग लगती है उसके लिए ऑप्शन आपका दिया है विरहाग्नि, विरहाग्नि। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। विरह के कारण जो आग लगती है उसके लिए शब्द क्या होगा, विरहाग्नि हो जाएगा। और जो जंगल में आग लगती है उसके लिए एक शब्द होता है दावानल। क्या होता है, दावानल, या हम उसे दावाग्नि भी कह सकते हैं। ठीक है, समुद्र में जो आग लगती है उसके लिए शब्द होता है बड़वानल। क्या होता है, बड़वानल। ठीक है, अगला प्रश्न है पेट में जो आग लगती है, पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है जठराग्नि। क्या होगा, जठराग्नि। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ में। तो पहला प्रश्न क्या बताया गया कि जो जंगल में आग लगती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दावानल। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, बड़वानल। और पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, जठराग्नि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 वर्ष के समय के लिए एक शब्द होगा। अगर किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी जयंती मनाई जाती है और उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो कुछ वर्ष पूरे होने पर जो जयंतियां मनाई जाती हैं उनके लिए जो शब्द होता है, तो इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और बताऊंगा। पहले इसका उत्तर देख लिया जाए। 50 वर्ष के समय के लिए एक शब्द होगा, इसका पहला ऑप्शन दिया है रजत जयंती, ये गलत उत्तर है। जुबली जयंती, ये भी गलत उत्तर है। स्वर्ण जयंती, ये उत्तर आपका सही होगा। हीरक जयंती, ये भी गलत उत्तर है। ऑप्शन तीसरा जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, स्वर्ण जयंती इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है 25 वर्ष के उपरांत पूछा जाता है कि 25 वर्ष किसी संस्था के जब पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी जयंती मनाई जाती है या उसके लिए कौन सा एक शब्द होता है। तो 25 वर्ष के अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है 40 वर्ष, एक प्रश्न पूछा जाता है 50 वर्ष, एक प्रश्न आता है 60 वर्ष, एक प्रश्न आता है 65 वर्ष, एक प्रश्न आता है 75 वर्ष, एक प्रश्न आता है 100 वर्ष। ये 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इन सबके लिए कौन सी जयंती मनाई जाती है, उसका कौन सा उत्तर होगा, तो मैं लिख रहा हूं। देखिए 25 वर्ष के लिए मनाई जाती है रजत जयंती, रजत जयंती। दूसरा देखते हैं 40 वर्ष के लिए मनाई जाती है ध्रुवी जयंती, या हम इसे कह सकते हैं जुबली जयंती, जुबली जयंती। अगला देखते हैं 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तो उसके लिए मनाया जाता है स्वर्ण जयंती। कौन सी, स्वर्ण जयंती। आगे देखते हैं 60 वर्ष की जब बात किएगा तो इसके लिए मनाया जाता है हीरक जयंती। कौन सी जयंती, हीरक जयंती। आगे देखते हैं कौन सा है। अगला है 65 वर्ष अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द होता है नीलमणि जयंती। 65 वर्ष के लिए क्या होगा, नीलमणि जयंती, नीलमणि जयंती। अगला देखते हैं 75 वर्ष के लिए पूछेगा तो प्लेटिनम जयंती। कौन सा, प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जयंती। और 100 वर्ष के लिए पूछेगा तो उत्तर क्या देना है,
शताब्दी जयंती। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, शताब्दी होगा। तो ये आपका प्रश्न है, इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर सही होगा। इन्होंने 50 वर्ष के लिए, समय के लिए एक शब्द रखा गया है, जो पेपर में आपके प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर क्या देना है, स्वर्ण जयंती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। गोरा बादल रचना के रचनाकार कौन है? गोरा बादल के रचनाकार हैं जटमल। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। जटमल, कविगंग, गोकुलनाथ, यशपाल। पहला ऑप्शन सही है जटमल, बाकी उत्तर जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें कौन सा अव्यय है? प्रश्न आया है कौन सा अव्यय है। तो देखिए, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 और कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें हम लोग निपात को भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न दिया गया है, के बाहर, एक शब्द आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है के बाहर, इसी से हम पहचानेंगे हमारा कौन सा अव्यय का भेद होगा। यदि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है के बाहर, तो देखिए जो अव्यय होता है उसका पहला भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला भेद कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। अव्यय के भेद 4, मुख्य रूप से 4 और कुल कितने होते हैं? 5। ठीक है, अब देखते हैं पहला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके 4 भेद हैं। और 5वां जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसी में निपात पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपके भेद दिए गए हैं उसमें से जब हम क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं तो इसके 4 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। एक होता है कालवाचक, एक होता है स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। 4 इसके उपभेद होते हैं। जब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय, तो इसकी पहचान होती है के बाहर, के नीचे, से आगे, से पीछे, में, से, पर। इस प्रकार से वाक्यों के मध्य में ये शब्द आपको दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा के बाहर मिल रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय की पहचान है। के बाहर, के नीचे, से ऊपर। अच्छा, से और के ना लगा हो तो बाहर, भीतर, अंदर, ये सब क्या है? ये भी आपका संबंध बोधक अव्यय में आएंगे। अगला है आपका जैसे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की पहचान होती है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द जुड़ते हैं तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और निपात तो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना, किसी भी एक शब्द पर बल प्रदान किया जाएगा, जैसे ही, भर, भी, तो, तक, सिर्फ, केवल, मात्र। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रश्न दिया गया है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो जैसे ही हमें के बाहर शब्द मिला तो इसका उत्तर हो गया संबंध बोधक अव्यय। क्या उत्तर होगा? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौम्य का विलोम शब्द क्या है? सौम्य, ईर्ष्या, संध्या, उग्र, प्रतीचि। तो सौम्य का विलोम शब्द यहाँ पे सही उत्तर होगा उग्र। ईर्ष्या तो गलत उत्तर होगा, संध्या, साम भी नहीं होगा, प्रतीचि भी नहीं होगा। सौम्य का उग्र उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मरीच और मरीचि का अर्थ क्या है? मरीच और मरीचि का अर्थ क्या है? देखिए यहां पे मरीचि और मरीचि, मरीचि समरूप भिन्नार्थक का प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपको ऑप्शन 2 प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें पहला ऑप्शन जो है किरण सूर्य और सूर्य किरण, यही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन दोनों आ गए, तो आप ध्यान रखेंगे जब कोई शब्द पहले हो
तो पहले वाले शब्द का जो भी अर्थ होगा वो पहले आएगा और जो बाद वाला शब्द है उसका अर्थ बाद में जाएगा। तो देखते हैं, जैसे पहला एक प्रश्न दिया गया है मरीचि। अब मरीचि में देखो छोटी की मात्रा लगी है तो हम लिखेंगे किरण। क्या लिखेंगे? किरण। और दूसरा जो आपका शब्द है मरीचि, इसमें देखो बड़ी की मात्रा है तो इसको हम लिखेंगे सूर्य। क्या लिखेंगे? सूर्य। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे, चा में छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ किरण हो गया। इससे मैच भी कर सकते हो कि छोटी की मात्रा किरण में भी है और मरीचि में भी है। अगर ना ध्यान रहे तो इस मात्रा से आप ध्यान रख सकते हैं। और मरीचि क्या होता है? सूर्य। तो किरण और सूर्य, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर किरण और सूर्य, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है? 97, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 97, फिर है 97, उसके बाद है 97। तो ये जो वर्तनी है, संख्या की वर्तनी दी गई है, इसका सही आंसर होगा वर्तनी में 97 होता है। क्या होता है? 97 होता है। ये उत्तर आपका सही होगा। तो 97 में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिरस बोले बचन कठोर में कौन सा रस है? अतिरस बोले बचन कठोर, जब राम सीता विवाह का समय होता है तो उस समय जब राम जी धनुष को तोड़ते हैं तो देखो परशुराम जी कितना क्रोध में आकर के बोलते हैं कि रे मूर्ख जनक, जल्दी से बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा, नहीं तो जहां तक तुम्हारा ये पूरा साम्राज्य है, जहां तक पृथ्वी है, मैं इसे उलट पलट दूंगा। तो जब ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ये प्रश्न मिला, अतिरस बोले बचन कठोर, बहुत मतलब क्रोध में आकर के ऐसे शब्दों को बोलते हैं। तो यहाँ पे रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भयानक में है नहीं, भयानक से अगर प्रश्न होता तो भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जैसे कहा जाए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो ये भयानक रस होगा। ठीक है, जैसे अगला ऑप्शन दिया गया है बीभत्स, जुगुप्सा या घृणा। तो यह भी इसका उदाहरण नहीं मिल रहा है, क्योंकि घृणा का भाव तो तब होता है जैसे सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जी भई स्यार, अति आनंद उर धावत। ये आपका उदाहरण जो है बीभत्स जुगुप्सा के अंतर्गत आएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, या ऐसे कह सकते हो कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये सब शोक रस में आएंगे कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारह। रावण की जब मृत्यु होती है तो उस समय की बात है कि सभी रानियां आकर के रो रही हैं और उनके उसका रूप शील बल का बखान कर रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकार, अनेक अनेक प्रकार से रो रही हैं। परहि भूमि तल बारह बारह, बार बार जमीन पे गिरती हैं, उड़ती हैं, रो रही हैं। तो ये यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है? देखिए, वाच्य के तीन भेद होते हैं, प्रकार पूछे जाए तीन होते हैं। नंबर एक, पहला हम लोग पढ़ते हैं कर्तवाच्य। कौन सा? कर्तवाच्य पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? कर्तवाच्य। दूसरा कौन सा है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य। पहला कौन सा? कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कैसे पहचानेंगे कौन सा वाच्य है? तो इसमें देखिएगा, कर्तवाच्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे कहा गया, मोहन ने खाना खाया। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, तब भी कर्तवाच्य होगा। तो कैसे होगा? जैसे जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में या क्रिया भविष्य काल में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रश्न कहा जाए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन के साथ ने नहीं आया, लेकिन लास्ट में आप क्रिया देखेंगे, पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वर्तमान काल में क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब क्रिया भविष्य काल में हो, जैसे कहा जाए सीता बाजार जाएगी,
सीता बाजार जाएगी, तो क्रिया देखो भविष्य काल में है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ तो भी क्या होगा, कृतवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ से का प्रयोग हो सकता है, के द्वारा का प्रयोग होगा, और कर्म का होना आवश्यक है। जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म का होना आवश्यक है। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे प्रश्न है, नरेश के द्वारा रोटी नरेश के द्वारा रोटी खाई गई नरेश के द्वारा रोटी खाई गई। तो एक तो आपको पहचान ही मिल गया, के द्वारा पहचान ही मिल गया, के द्वारा, तो यहां से उत्तर दे देंगे कर्मवाच्य। अच्छा, क्या खाई गई, मान लो यहां से हमने प्रश्न भी किया, क्या से क्या खाई गई, रोटी खाई गई, रोटी में देख सकते हैं आप कर्म मिल गया, रोटी में क्या मिल गया, कर्म मिल गया। क्या खाई गई, रोटी खाई गई, कर्म मिल गया। के द्वारा के साथ कर्म का होना आवश्यक है, तभी कर्मवाच्य होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य आ सकते हैं जिनमें सीधा कर्म से भी शुरुआत हो सकती है, ठीक है, तो आपका के द्वारा और कर्ता का लोप हो जाएगा। जैसे कहा गया रोटी, अब कर्म से शुरुआत हो गई, हम ये भी लिख सकते हैं, यहां से कर्ता बाद में ला सकते हैं, रोटी नरेश द्वारा खाई गई, नरेश द्वारा खाई गई, रोटी नरेश द्वारा खाई गई, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे सीधा सीधा कर्ता का लोप ही कर दिया गया और लिख दिया गया पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। तो ये जो प्रश्न आया है इसमें आप देख सकते हैं कि कर्म से ही शुरुआत हो गई, ऐसे प्रश्नों में कर्म से ही शुरुआत हो गई। और जो कर्म वाच्य होंगे या तो उसमें कर्म से शुरुआत होगी। जैसे यहाँ पे एक और प्रश्न हो सकता है, गीत गाया गया, गीत गाया गया, इस प्रकार से लेख लिखा गया, ये भी कह सकते हो आप, लेख लिखा गया, ऐसे भी कह सकते हो, लेख लिखा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, जैसे पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया, लेख लिखा गया, तो सब कर्म से शुरुआत हो गई, तो भी कर्मवाच्य ही माना जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, एक आपका भाववाच्य बचा है, इसमें क्या होता है, भाववाच्य में जो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया होती है। जो भी वाक्य आएंगे उसमें कर्म नहीं होता है। सीता हंसती है, क्या हंसती है, कर्म नहीं है, ठीक है। तो वहां पे अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और आपका भाववाच्य भी प्रयोग बिना कर्म के होता है। जैसे कहा गया, मोहन से हंसा नहीं जाता, बाबा से बोला नहीं जाता, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो सकारात्मक भी होते हैं, अब बैठा जाए, अब पढ़ा जाए, अब दौड़ा जाए, ये भी भाववाच्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी गई, मतलब कर्म से शुरुआत हो गई, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हमारा उत्तर है कर्म वाच्य। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। वह समाज जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। उसमें देखते हैं कौन सा समास होगा। द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जब समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के अंत में समूह और समाहार का ज्ञान होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दो पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है तीसरा सही हो जाएगा। विशेषण विशेष की बात जो हो रही है वो कर्मधारय समास में होती है। और द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और यहाँ पे समास विग्रह करते समय और या आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज आया होगा में कौन सा काल है, पिछला वाला ऑप्शन टिक कर दिया था, ठीक है। मनोज आया होगा में कौन सा काल है, काल से प्रश्न आया हुआ है। देखिए काल के तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद, तीन। पहला कौन सा, भूतकाल होता है। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे
वर्तमान काल होता है, तीसरा पढ़ेंगे भविष्य काल होता है। ठीक है, देखते हैं। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। तो भूतकाल, इसमें देख सकते हैं कि भूतकाल के जो 6 भेद हैं, उसमें 6 भेद जैसे सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। ये 6 नाम हैं। वर्तमान काल को पढ़ते हैं, इसके 5 भेद हैं, जिससे पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान है, दूसरा पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है और संदिग्ध वर्तमान है। और जो भविष्य काल के 3 भेद हैं, इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। तो प्रश्न जैसे दिया गया कि मनोज आया होगा, तो जिन वाक्यों के अंत में आ होगा, ई होगी और ए होंगे, अगर ये मिलते हैं तो आपका उत्तर होगा संदिग्ध भूतकाल। क्या उत्तर होगा? संदिग्ध भूतकाल। तो देखते हैं यहां पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें आप देखेंगे आ होगा, यहां पे लास्ट में क्या मिला? आ होगा। तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, उत्तर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल नहीं होगा, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान होता है जो वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे मिलते हैं शब्द, तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है? संभाव्य वर्तमान में ता हो, ती हो, ते हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, ऐसे शब्द आएंगे, तो आपका संभाव्य वर्तमान होता है। और संभाव्य भविष्य में क्या होता है? शायद के साथ में गा गी गे का प्रयोग होता है या ए और ऊ का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए शायद आज वर्षा होगी, तो शायद भी आया और लास्ट में गी भी आया। तो ऐसे जो प्रश्न है आपके संभाव्य भविष्य में होते हैं। तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इसका उत्तर संदिग्ध भूतकाल होगा। हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जब दिया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विकारी, अविकारी, विशेषण, कोई नहीं, प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें प्रश्न आता है कि ये जो विकारी शब्द होते हैं इनकी परिभाषा क्या है? वह शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जो शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज है, अविकारी शब्द है, कल है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अविकारी शब्द है, परसों है, अविकारी शब्द है। तो वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। जो शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं, हमेशा एक जैसे, हमेशा एक जैसे रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे आज, कल, परसों। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो वो अविकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। दूसरा, विकारी में परिवर्तन होता है। जैसे यहां पे आपका संज्ञा पूछ लिया जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, सभी विकारी शब्द होंगे, क्योंकि संज्ञा के आधार पर भी परिवर्तन होता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, विशेषण में भी परिवर्तन होता है और क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्रिया कैसा शब्द है? तो आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। तो इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकारी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, उसमें कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरा है नाम धातु क्रिया है, नाम बोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया कैसे है? प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए जब प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहते हैं। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, उसमें देखिए राम कर्ता जो है वो स्वयं कार्य ना करके लक्ष्मण से किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है। इसका एक दूसरे रूप में भी प्रश्न आता है, जैसे एक क्रिया दी जाती है, एक क्रिया दी गई पढ़ना, और पूछेगा इस पढ़ना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? प्रथम प्रश्न आएगा, पढ़ना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? और एक प्रश्न और आता है कि द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो देखिए, जब कोई क्रिया दी जाए, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक पूछा जाएगा तो आपको उसमें आना जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब द्वितीय प्रेरणार्थक पूछेगा तो आपको वाना जोड़ना पड़ेगा। आना और वाना ये दूसरे रूप में प्रश्न यहां से बनता है प्रेरणार्थक क्रिया में। तो जैसे पढ़ना क्रिया दी गई, बस ये ध्यान रखेंगे कि क्रिया से ही प्रश्न पूछा गया तभी प्रेरणार्थक क्रिया उत्तर देना है। तो पढ़ना में अगर आना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ाना। और वाना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़वाना। क्या बनेगा? पढ़वाना। ठीक है, तो आपके उत्तर दोनों मिल गए होंगे कि अगर कोई कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से जब कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा तो आप क्या उत्तर देंगे? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। और अगर क्रिया के रूप में, शब्दों के रूप में ऐसा प्रश्न है कि पढ़ना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो पढ़ाना। द्वितीय पूछे तो पढ़वाना, या सीधा सीधा ऐसा ही प्रश्न आ जाए कि पढ़वाना कैसी क्रिया है, ऐसा भी प्रश्न दे सकते हैं। तो पढ़वाना कैसी क्रिया है, तो पढ़वाना में आप कैसे उत्तर बताएंगे? पढ़वाना में सोचेंगे पढ़वाना। ठीक है, क्या बन रहा है? पढ़वाना, वाना बन रहा है। तो आना और वाना हमारा प्रेरणार्थक में जुड़ता है, ऐसे सोचेंगे, याद करेंगे। और फिर जब पढ़वाना कह रहा है तो क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना। क्रिया भी बन रही है, तो जब क्रिया में आना वाना जुड़ता है तभी प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है। तो उत्तर यहां से आपका मिल जाएगा। अच्छा, नाम धातु क्या होता है ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जब दोनों प्रश्न एक ही साथ पूछे गए। जो नाम धातु क्रिया होती है उसमें आप ध्यान रखेंगे, क्रिया नाम धातु, नाम धातु, इसमें क्या होगा? क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और विशेषण, किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में अगर आना और वाना का प्रयोग किया जाए, ठीक है, अगर इसमें भी आना वाना जोड़ा जाए तो भी उत्तर हम क्रिया के साथ में देंगे। लेकिन अंतर यह है प्रेरणार्थक और नाम धातु में कि प्रेरणार्थक क्रिया जब होगी तो मैं बता चुका हूं कि क्रिया के साथ में ही आना वाना जुड़ेगा, तभी आपको उत्तर देना है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। और जब क्रिया को छोड़कर, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में ये बात लिख दी कि जब नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे तो देखो क्या, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जब आना और वाना जुड़ेगा तो हमारा उत्तर नाम धातु क्रिया के साथ में जाएगा। जैसे यही प्रश्न मैं यहां से उठा रहा हूं, पढ़ाना प्रश्न मैंने उठाया, पढ़ाना, और दूसरा प्रश्न मैंने लिया शर्माना, शर्माना। दो प्रश्न मैंने यहां से उठा लिए,
अब पढ़ाना में कौन सी क्रिया है, ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर आप देंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या उत्तर देंगे? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और जब सरमाना की बात करें, सरमाना, तो आप यहां उत्तर देंगे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब ऐसा क्यों, बता चुके हैं अभी ऊपर कि यहां पे पढ़ाना में जो क्रिया बनेगी वो पढ़ना क्रिया बनेगी। क्या बनेगी? पढ़ना। और यहां पे सरमाना में एक शब्द बनेगा शर्म, जो क्रिया नहीं है, यह आपका संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो समझ गए होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, नाम धातु नहीं होगी। नाम बोधक जो क्रिया होती है, संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता किसी वाक्य में एक कार्य को समाप्त करके, एक क्रिया को समाप्त करके जब कोई दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द नांग का एक सही अर्थ चुनिए। नांग का अनेक अर्थ का प्रश्न है अनेकार्थी शब्द में। पहला ऑप्शन दिया है रथ, दूसरा है पारा, तीसरा है मोक्ष, चौथा है हाथी। तो नाग का जो अनेकार्थी शब्द प्रयोग होगा वो हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर जो है चौथा सही हो जाएगा, हाथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल, पहला ऑप्शन सरल है, कुटिल है, जटिल है, तरल है। तो जटिल का होगा सरल। जटिल मतलब कठिन, कठिन का क्या होगा? सरल होगा। विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम मतलब विपरीत बताना है, तो यहाँ पे जटिल का क्या होगा? सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची जैसे मार है, अनंग है, मनमत है, मनसिज है, मयन है, मनोभव है, मनोज है, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऋषिकेश। ऋषिकेश या ऋषिकेश शब्द जो है विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूछा तो गया है कामदेव जी का, तो इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। मुकुंद, मुकुंद है, जनार्दन है, कृपाणी है, चतुर्भुज है, जलसाई है, ये सभी विष्णु जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। कुसमेशु, कुसमेश उत्तर सही होगा। कामदेव जी को कुसमेशु के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। और हेरंब भी नहीं होगा। हेरंब गणेश जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है ये तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीन तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तीन तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तीन तेरा होना मतलब तितर बितर हो जाना, इधर उधर सब लोग, ठीक है, अलग अलग हो जाना। तो तितर बितर होना, शिथिल होना, विरोध में आना, टाल मटोल करना। तो तीन तेरा होना, तितर बितर हो जाना। हमारा ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनही का तत्सम शब्द क्या है? पनही किसे कहते हैं? देखते हैं। पनही का तत्सम शब्द पूछ रहा। अच्छा, पनही होता क्या है? पनही कहते हैं जूता को, ठीक है, खड़ाऊं को, जूता खड़ाऊं। तत्सम शब्द पूछ रहा, तांबूल। अब तांबूल क्या होता है? तांबूल तो पान होता है। क्या होता है? पान होता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? पर्ण, पर्ण तो पत्ता होता है। ठीक है, क्या होता है? पत्ता होता है। पर्णहि, पर्णहि जैसे कह सकते हो पत्ता है, या हरा भरा कोई भी जिससे स्थान होता है, घास का मैदान होता है, पर्णहि, यह शब्द ही अलग है, इससे कोई मैच नहीं करेगा। और उपाना जो दिया है ये खड़ाऊं, ये खड़ाऊं से संबंधित है। ठीक है, खड़ाऊं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा पनही से संबंधित है, उपाना हो जाएगा। हमारा उत्तर जो है चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची का तद्भव रूप है। सूची का तद्भव रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है सुई। अब देखिए, सुई और सुई दो तरीके से लिखा हुआ है, और सूचिका कहते हैं सूची को, सूची पत्र तो अलग है। तो उत्तर जो है दो में सही है, सुई और सुई, पहला दूसरे में। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सुई और दूसरा दिया है सुई। ठीक है, और सूची पूछा गया है। सूची का तद्भव रूप क्या है? सूची। तो देखते हैं, सूची का जो तद्भव रूप होगा वो सुई नहीं होता है, सुई होता है। ठीक है,
सुई होता है, जिसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ये उत्तर आपका सही होता है सुई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सुई, दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुरी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है? यह प्रश्न मैंने आपको इसके पहले कोई दूसरा प्रश्न आया था अपभ्रंश से संबंधित, वहां पे मैंने बताया था कि जो अपभ्रंश आपके हैं, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश है, ब्राचड़ है, कई अपभ्रंश हैं, लेकिन जो जयपुरी बोली का संबंध पूछ रहा है वो आपका सौरसैनी से संबंधित होगा। क्यों सौरसैनी से क्यों होगा? क्योंकि सौरसैनी के अंतर्गत जैसे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, और आपका राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। तो जब हम राजस्थानी हिंदी को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे ट्रिपल एम जे। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, भाषाएं इसमें बोलियां जो बोली जाती हैं, जैसे मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी, इस जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है जयपुरी बोली से पूछा गया है, तो जो जयपुरी है, जयपुरी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो सही उत्तर होगा सौरसैनी अपभ्रंश से है, क्योंकि सौरसैनी में ही पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास होता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने आपको बताया था, इसकी एक ट्रिक है, कब कब है, यहां से आप निकाल सकते हैं। के का कन्नौजी हो गया, फिर दूसरा बी से है ब्रजभाषा हो गया, के से खड़ी बोली हो गया, फिर बी से बुंदेली हो गया, फिर एच से हरियाणवी हो गया। ये आपके पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगे। अर्धमागधी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे विकास होता है पूर्वी हिंदी का, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी हिंदी का। तो पूर्वी हिंदी में एक ट्रिक याद रखना आप लोग, ए बी सी। पूर्वी हिंदी में याद रखना ए बी सी, पूर्वी हिंदी की बात कर रहा हूं। ठीक है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से संबंधित है। ए का हो गया अवधी, बी का हो गया बघेली, सी का हो गया छत्तीसगढ़ी। कौन सा? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और मागधी में बिहारी आती है, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी आएगी, जिसमें आप पढ़ेंगे मगही, एक पढ़ेंगे मैथिली और एक पढ़ेंगे भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, इस तरीके से यहां से प्रश्न बनते हैं। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि जयपुरी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो सौरसैनी अपभ्रंश से हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि जो जयपुरी बोली है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, कहां से? पश्चिमी हिंदी से है, राजस्थानी हिंदी से है, बिहारी से है, तो उत्तर क्या दिया जाएगा? राजस्थानी हिंदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतिगामी, दूसरा ऑप्शन है आगामी, अनुरागी, अनुगामी। तो जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसके लिए शब्द होता है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए शब्द क्या होता है? अनुगामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? कवि जो बिहारी हैं किस रस के कवि हैं, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये साहित्य से प्रश्न है। जो ये बिहारी जी हैं, यहाँ इनके काल से संबंधित भी प्रश्न आता है कि ये किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, और किस रस से संबंधित है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, इससे आप याद रखेंगे कि कवि बिहारी जी किस काल के कवि हैं और किस रस से संबंधित है। तो भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है, क्या उत्तर होगा? श्रृंगार रस। देखते हैं ट्रिक कौन सी है जिससे पहचानेंगे कि कवि बिहारी जी किस काल के कवि हैं। भिखारी भिखारी
दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। ये ट्रिक है इसकी, इससे याद रखेंगे सभी कवियों के नाम जो रीतिकाल के कवि हैं उनसे संबंधित है। भूखा मारकर आनंद लिया। सेना को भूखा मारकर आनंद लिया, आनंद लिया। यह आप ट्रिक याद रखेंगे, रीतकाल के सभी कवियों की ट्रिक है। रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं आपको मैं नाम बता रहा हूं। देखिए भिखारी दास जैसे कि नाम दिया गया, सेना से हो जाएंगे यहां पे सेनापति। क्या हो गए? सेनापति। बिहारी जी हो गए, ठीक है। और को से यहां पे हम एक नाम लिख देते हैं केशव दास। केशव दास जैसे इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास जी, ठीक है। आगे देखते हैं भूखा, भूषा सॉरी भूखा से कवि भूषण, कवि भूषण है। मारकर से कवि पद्माकर हैं। आनंद से घनानंद हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। अगर इनमें से कोई प्रश्न आए कि कौन सा कवि रीतिकाल का है कौन सा नहीं है, या बिहारी जी किस काल से संबंधित हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी एक छोटा सा प्रश्न और यहीं पे बता देता हूं रीतिकाल से संबंधित, कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक नाम है रीतिबद्ध। कौन सा? रीतिबद्ध है। दूसरा नाम पूछा जाता है रीति मुक्त। कौन सा? रीति मुक्त है। और एक नाम और है तीसरा रीति सिद्धि। कौन सा? रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध है। तो यहां से एक प्रश्न बन रहा है कि रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन है? रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। एक प्रश्न और बनता है रीति मुक्त के प्रमुख कवि कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। और एक प्रश्न और यहां से बनता है कि रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन है? तो कवि बिहारी जी हैं। कौन है? कवि बिहारी जी हैं। बस अगर यहां से कोई प्रश्न बनेगा रीतिकाल में शुरुआत में, तो कवियों के नाम या रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो जब भाग की बात करेगा तो उत्तर आप 3 देंगे। और ये जो 3 भाग हैं कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। रीतिबद्ध के अगर पूछा जाए प्रमुख कवि कौन है, तो उत्तर बताया जाएगा कि केशवदास जी हैं। रीति मुक्त के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद जी हैं। और रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन है? कवि बिहारी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दे दिया था ना, हाँ। कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस, ठीक है। और अगला प्रश्न, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की दारन में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया गया अनुप्रास अलंकार। पहला ऑप्शन क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, कि जिस रचना या कविता में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है? जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी, यहां पे देखो का मिला, का लिंदी, कूल में का मिला, कदम्ब की डारन, फिर से का मिला, कदम्ब में भी का मिला। ठीक है, तो यहां पे जब एक ही व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है उसका सही यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यमक अलंकार दिया है। यमक क्या होता है? कि जिस रचना या कविता में एक शब्द 2 बार प्रयोग होने पर अलग अलग अर्थ देता है वहां यमक अलंकार होता है।
तीसरा ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार कौन सा होता है कि जिस रचना या कविता में एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक या एक से अधिक अर्थ दे, या दो भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ दे, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। और अतिशयोक्त अलंकार होता है कि जब किसी वस्तु घटना स्थित परिस्थित वास्तविकता का जब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न आ रहा है तो अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा व्यंजन वर्ण का की आवृत्ति दो से अधिक बार हो रही है, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां में कौन सा अलंकार है। आप देख रहे होंगे यहां पे एक शब्द दिया गया है कलियां, ये देखो कलियां। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, नियुक्त अलंकार। तो श्लेष अलंकार में बताया गया है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो, तो जो कलियां शब्द दिया गया है, कलियां के दो अर्थ हैं। एक कली जो जैसे है फूल की कली जो होती है खिलने के पूर्व की अवस्था, कलियां के दो अर्थ हैं, खिलने के पूर्व की अवस्था और एक खिलने के बाद की अवस्था। तो यहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्रस का विलोम शब्द क्या है। क्रस केस होगा, केस बाल होते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा, भव भी नहीं होगा, विपट भी नहीं होगा। क्रस का विलोम शब्द है हष्ट पुष्ट। क्या होगा, हष्ट पुष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटी का बहुवचन रूप क्या होगा। खूंटी का बहुवचन रूप क्या होगा, वचन से संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है खूंटियां, दूसरा ऑप्शन है खूंटियां, केवल अनुस्वार की बिंदी रखी गई है, और अगला है खूंटियों, ये तो बिल्कुल गलत है, खूंटियों ये भी गलत है। दो ऑप्शन देख रहे हैं, खूंटियां और खूंटियां में हमारा उत्तर कौन सा सही होगा। तो मैं एक नियम बता रहा हूं। नियम यह है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में स्वर बड़ी है तो बहुवचन बनाते समय से छोटी में बदल देते हैं, और जब छोटी आएगा तो उसका परिवर्तन हम छोटी में ही रखेंगे। जब हमें बहुवचन बनाना होगा तो हम या जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। आपको मैं एक प्रश्न बता रहा हूं, जैसे प्रश्न है नदी, क्या है, नदी। अब आप देखेंगे इस नदी में दा में यहां पे देखो स्वर कौन सा है, बड़ी, कौन सा स्वर है, बड़ी। तो बड़ी का परिवर्तन किसमें करेंगे, छोटी में, और छोटी आएगा तो छोटी ही रहेगा, तो बड़ी का परिवर्तन बदलेंगे छोटी में। तो हमने आगे लिखा दा में मात्रा लगाई छोटी की। ठीक है, अब बनाना है बहुवचन तो लिखेंगे या, और या के ऊपर क्या रखेंगे, चंद बिंदी, तो बनेगा नदियां। क्या बना, नदियां। तो नदी का बहुवचन क्या बना, नदियां। ऐसे ही जैसे आपका प्रश्न है खूंटी, मैं लिख रहा हूं देखो खूंटी। अब खूंटी में टा में स्वर क्या मिला, टा में देखिए स्वर कौन सा मिला, टा में स्वर मिला बड़ी ई। तो बड़ी है, इसका परिवर्तन किसमें करेंगे, छोटी में करेंगे। तो छोटी में परिवर्तन करते हैं, खा लिखा और खा में छोटी की मात्रा लगा दी। बनाना क्या है, बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, या। तो जैसे या जोड़ेंगे तो बन गया खूंटियां। तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन इस तरीके का होगा खूंटियां, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं खूंटियां और खूंटियां में कौन सा है। अनुस्वार वाला तो है, नीच चंद बिंदी की मैंने बात की है यहाँ पे, तो उत्तर जो है आपका पहला सही है, खूंटियां। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुंधला विशेषण है। विशेषण के चार भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। जो धुंधला है ये गुणवाचक विशेषण में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहला सही है, गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक है नहीं, क्योंकि इसके दो भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक। और जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है। एक प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है, इसका क्रम कौन सा है देखते हैं। संस्कृत, पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश का एक नाम है अवहट्ट। अवहट्ट या हम कह सकते हैं प्राचीन हिंदी। इसी के आगे अगला जाएगा प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी को ही हम लोग अब आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। आधुनिक हिंदी, ये इसका सही क्रम है। तो आपका प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत। इसका सही क्रम मैंने लिख दिया है। अब देखा जाए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। संस्कृत पहले में, संस्कृत है, प्राकृत है, नहीं, संस्कृत के बाद पाली आएगा। तो पाली से शुरुआत करेंगे, पाली मिल गया, ठीक है। प्राकृत भाषा मिल गया, अपभ्रंश मिल गया, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी मिल गया। तो अब देखेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी या आधुनिक हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्नवा उपन्यास के रचनाकार कौन है? पुनर्नवा उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पुनर्नवा उपन्यास के रचनाकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी निरंतर बह रहा है, कौन सा अव्यय है? अव्यय की बात मैंने भी की है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जैसे क्रिया विशेषण अव्यय हम लोग पढ़ते हैं, इसके 4 उपभेद होते हैं। पहला आप पढ़ेंगे कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कहा जाए अचानक है, बिजली अचानक चली गई, इस प्रकार से। ठीक है, पानी निरंतर बह रहा है, ये सभी जो प्रश्न है आपके रीतिवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे धीरे धीरे है, तेज तेज है, ये क्रिया विशेषण के उपभेद में आते हैं और रीतिवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा निरंतर रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद पूछे गए, मैंने अभी चर्चा की। इसके पहले जो प्रश्न आया हुआ था, मैं उपभेदों की ही चर्चा कर रहा था। जो क्रिया विशेषण के भेद हैं वो 4 होते हैं। अभी मैंने नाम बताया था, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कितने नाम बताए? 4 नाम बताए। तो अर्थानुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। 2, 3, 5 गलत है, 4 उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर 31 हो गया। ठीक है, 32 नंबर, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान होती है अगर किसी भी वाक्य के मध्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द अगर जुड़े हैं तो वही समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब शब्दों को ढूंढते हैं, वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन में मिला है। तो हम देखते हैं, मुझे टेप रिकॉर्डर या, यहां पे देखो या मिल गया। क्या मिला? या मिल गया। या घड़ी चाहिए में समुच्चय बोधक अव्यय है, तो या उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, कमल कैसा शब्द है? कमल कैसा शब्द है? व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ शब्द होता है। तो रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग होकर चले आ रहे हैं, जिनका विघटन करने पर, जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दिन, रात, पहाड़, नदी, लड़का, लड़की, पुस्तक, इनका खंडन नहीं होगा। ये सभी रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जो यौगिक शब्द हैं, यौगिक कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय, रसोई घर, या हम एक नोट में बात जब पढ़ते हैं यौगिक शब्द तो लिखा मिलता है, हम लोग लिखाते हैं कि किसी संज्ञा नहीं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का कोई भी उदाहरण अगर आ रहा है तो उसका प्रयोग जो है आप यौगिक शब्द में ही करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास में, उसमें समास में केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास के उदाहरण सभी यौगिक में प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास को छोड़कर, क्योंकि बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका प्रश्न आ जाता,
यहीं पे कि पीतांबर कैसा शब्द है, तो उत्तर जो दिया जाएगा पीतांबर योगरूढ़ शब्द है। मैंने कहा बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण आ जाए वो योगरूढ़ में ही प्रयोग होता है। जैसे जलज आ जाए कि जल में जन्मा अर्थात कमल, तो जलज अगर प्रश्न दिया होता तो योगरूढ़ होता, लेकिन यहाँ पे कमल दिया हुआ है तो कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे चावल है खंडन नहीं होगा तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं हो सकता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 34 35 34 नंबर, बेईमानी में प्रत्यय क्या है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। देखिए पहले जब भी प्रत्यय पूछा जाएगा तो हम एक मूल शब्द बना लेंगे, वरना बहुत से लोग इसमें आनी प्रत्यय दे देते हैं तो ये गलत उत्तर हो जाता है, नी भी लगा देते हैं, ये भी गलत हो जाता है। तो जब भी प्रत्यय पूछा जाए तो आप एक मूल शब्द पहले बनाओ। पहले क्या करेंगे, मूल शब्द बनाएंगे। तो हम मूल शब्द बनाते हैं बेईमान। क्या बनाए, बेईमान। अब इस बेईमान में अगर हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा, बेईमानी बनेगा। क्या बनेगा, बेईमानी बनेगा। तो पहले मूल शब्द बना लिया, बेईमान बना लिया, जैसे ही बड़ी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, बेईमानी। तो हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कृत प्रत्यय है? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो जो आपकी क्रिया होती है, क्रियाओं से अगर कोई भी प्रत्यय जुड़कर बनता है तो वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो यहाँ कृत प्रत्यय की बात हो रही है तो क्रिया के साथ जाएंगे, इसका उत्तर जो है चौथा सही हो जाएगा। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है ये तद्धित प्रत्यय के साथ में प्रयोग होते हैं। जैसे मान लो अभी मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, जैसे प्रश्न आपका है घूमना। क्या है, घूमना, ये आपकी क्रिया हो गई। अब हमें बनाना है मूल शब्द। चलिए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बता देते हैं। एक ही प्रश्न है, कैसे बनेगा प्रश्न, कैसे आता है देखिए। जैसे हम एक यहाँ पे आपको क्रिया दे रहे हैं, एक क्रिया हो जाएगी, एक कॉलम मूल शब्द का हो जाएगा, एक प्रत्यय का हो जाएगा, एक यहाँ पे शब्द बन जाएगा, एक बोध कराएगा। जैसे क्रिया, हमने क्रिया लिखी घूमना, मूल शब्द धातु क्या होगी, मूल शब्द या धातु बनाना है तो ना प्रत्यय हटा देंगे, घूम। क्या बना, घूम। अब हमें एक प्रत्यय जोड़ना होगा, प्रत्यय जोड़ते हैं अक्कड़। क्या जोड़े, अक्कड़। तो हमारा शब्द क्या बना, शब्द बना घुमक्कड़। क्या बना, घुमक्कड़। शब्द क्या बना, घुमक्कड़। और घुमक्कड़ कौन होगा, कोई न कोई व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वो कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रत्यय बन के तैयार हो घुमक्कड़ बना। अब ये घुमक्कड़ किससे बना, जो प्रत्यय हमारा बन गया ये किससे बना, ये देखिए यहाँ पे घूमना क्रिया से बना। किससे बना, घूमना क्रिया से बना। क्योंकि कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक, कृदंत प्रत्यय, करणवाचक, कृदंत प्रत्यय, भाववाचक, कृदंत प्रत्यय, क्रियाबोधक, कृदंत प्रत्यय। 5 प्रकार के होते हैं। जब कृतवाचक कृदंत प्रत्यय पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा कहती है कि जब किसी क्रिया से कोई भी प्रत्यय बनकर तैयार होगा तो वो कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो उसे कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या होगा, क्रिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब भी व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। सब भी कहते हैं शिष्ट व्यक्ति को, शिष्ट। तो सभ्य का क्या होना चाहिए, असभ्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भद्र है, शील है, शालीन है, ये सभी गलत हैं। असभ्य, सभ्य का क्या होगा, असभ्य। आगे बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, लिंग की दृष्टि से। मोटा सा आदमी आया है, पहला प्रश्न है तो सही लग रहा है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। आपकी चरित्र अच्छी है, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता है ना। आपका चरित्र अच्छा है ये होना चाहिए, आपकी चरित्र अच्छी है ये तो गलत है। तुम्हारी जेब खाली है, ठीक है। उसकी कलम खो गई है, ये भी ठीक है। तो आपकी चरित्र अच्छी है, ऑप्शन जो है दूसरा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, दूसरा।
तो आज हम आपके लिए 37 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। प्रैक्टिस करिए, सभी लोग मेहनत करो, और अभी और जल्दी ही एक और प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। आज गुरुजी रुक गई।